नमस्कार, एक बार फिर आज के इस टेली कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगेगा। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया पिछले कई महीनों से इस चैनल के माध्यम से डिसेबिलिटी से संबंधित विभिन्न विषयों पर आपसे चर्चा करती रही है और इसका मुख्य उद्देश्य समाज में विकलांगता से संबंधित, डिसेबिलिटी से संबंधित विभिन्न समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना है। आज के टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हम एक ऐसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक है डिसेबिलिटी इन एल्डरली एंड इट्स मैनेजमेंट, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रत्नेश कुमार, जो बिल्कुल हमारी दाहिनी तरफ मौजूद हैं। Dr. Ratnesh Kumar, by profession, he is an orthopedic surgeon and he has been working in the field of physical medicine and rehabilitation since last 25 years. At present, he is working as the director, National Institute for the Orthopedically Handicapped, Kolkata. Dr. Ratnesh Kumar has also started the Geriatric Rehabilitation Center at NIOS, Kolkata. And he has also contributed in a textbook on geriatric rehabilitation. डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ बाईं ओर बैठे हैं डॉक्टर संजय केसकर। ही इज़ एन ऑर्थोपेडिक सर्जन and at present working at NIOS, Calcutta in the capacity of assistant professor, and since last 5 years he has been working in the field of physical medicine and rehabilitation. डॉक्टर साहब, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम आपको अपना टेलीफोन नंबर्स बता दें। हमारा टेलीफोन नंबर्स है 011-2953-2844, 2953-2845। हमारे पास दो नंबर है। टोल फ्री नंबर है 1600112345। फैक्स नंबर है 011-2953-6134। आप अपना सवाल इन टेलीफोन नंबर्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप अपना सवाल फैक्स भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब इंग्लिश या हिंदी भाषा में दे सके। आपसे यह अनुरोध करते हैं कि प्रोग्राम के दरमियान आप हमारे आज के इस कार्यक्रम और टॉपिक से संबंधित ही सवाल पूछें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम डॉक्टर रत्नेश कुमार से जानना चाहेंगे, जो डिसेबिलिटी जो एल्डरली पीपल में खासकर ओल्ड एज में हुआ करती है, इनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हम डॉक्टर साहब से यह भी बताना चाहेंगे, अगर इनके पास कोई वीडियो क्लिप्स है या कुछ और भी मटेरियल्स है, ये भी हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज़। थैंक यू डॉक्टर सुबोध जी। इससे पहले कि हम जीरियाट्रिक्स या एल्डरली में डिसेबिलिटी की बात करें, हमें ये देखना चाहिए कि किसको जीरियाट्रिक्स या एल्डरली में हम कहते हैं। आजकल सुना भी जाता है, जैसे कहते हैं इंडिया एजिंग, मतलब उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग बढ़ रहे हैं। जीरियाट्रिक्स नॉर्मली हम यहाँ देश में जो लेते हैं वो जो 60 इयर्स या उससे ऊपर के लोग होते हैं। हम दिखाना चाहेंगे आपको जीरियाट्रिक्स के बारे में क्या डेफिनेशन जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। क्लिपिंग दिखाएं। डॉक्टर केसकर, आपके पास क्लिपिंग है, आप दिखा सकते हैं। पहली स्लाइड दिखाएं। हाँ जी सर। जैसा कि ये है, जीरियाट्रिक्स ओल्ड एजेड लोगों की आबादी बढ़ रही है। इसके लिए बहुत से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। कभी इसको हम एल्डरली कहते हैं, कभी एजेड कहते हैं, कभी ओल्ड एजेड कहते हैं, या साधारणतः जो शब्द इस्तेमाल करते हैं सीनियर सिटीजन भी साधारणतः यूज़ करते हैं। जो लोग 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको हम इस एज ग्रुप में रखते हैं। जो सामान्य शब्द हमने आपको बताए हैं, एल्डरली, ओल्ड एजेड, सीनियर सिटीजन या जीरियाट्रिक्स, ये एक ही चीज़ है, एक ही डिनोट करते हैं। और जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जीरियाट्रिक्स की या ओल्ड एज की, क्योंकि हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हुई हैं, इससे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है
तो नेचुरली जो लोग हायर एज ग्रुप वाले लोग थे उनकी आबादी बढ़ गई है। जो अलग एक विशेष विषय चिकित्सा विज्ञान में डेवलप हो रहा है, जिसको सामान्यतया जीरांटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं या जीराट्रिक मेडिसिन के नाम से जानते हैं। राइट सर। हमारे ख्याल से कुछ इंफॉर्मेशन और देना चाहेंगे सर। इनकी इनकी आबादी कितनी है जी देश सर। में, उसके बारे में हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे, क्योंकि द क्लिपिंग्स वाली दिखाएं। हमारे पिछले अगर देखा जाए 1947 से और अब 2006 चल रहा है, इस बीच में जो आबादी बढ़ी है उसमें जीरियाट्रिक्स एज ग्रुप की आबादी ज़्यादा बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू दूसरे पॉपुलेशन ग्रोथ की। नेक्स्ट दिखाएं, नेक्स्ट दिखाएं, दूसरी स्लाइड दिखाएं। हाँ, ये अगर आप देखें इसमें तो आप देखिए जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है 1971 से 1981 के बीच में वो 25% के हिसाब से हुई है, जबकि जीरियाट्रिक्स या एल्डरली लोगों की जो आबादी है वो 31% के हिसाब से बढ़ी है। इसी तरह 81 और 91 के बीच में दोनों के कंपेरिजन में देखें आबादी ज़्यादा बढ़ी है। 91 से 2000 के बीच में देखें तो वो भी आबादी बढ़ी है, जबकि वहाँ पे लगभग 21% आबादी बढ़ी है परसेंटेज ग्रोथ के हिसाब से, जबकि एजेड पॉपुलेशन की आबादी बढ़ी है 26.4% के हिसाब से। अभी हमारे यहाँ लगभग 8% जो आबादी का टोटल है, लगभग 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 60 ईयर्स एंड एबव हैं, जो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में आते हैं। और ये ग्रोथ रेट काफ़ी तेज़ी से है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि लगभग 2015 तक के ये आबादी हो जाएगी 8.7 या लगभग 9%, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पॉपुलेशन को एड्रेस करने के लिए या इनकी समस्याओं को की ओर ज़्यादा मुखातिब होने के लिए ज़्यादा आवश्यक है। राइट सर। अभी आपने बताया जो प्रेजेंट सिनारियो क्या है डिसेबल्ड पीपल का इन इंडिया भारत में, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बताया। इसके साथ और बता दें सर, खासकर जो ओल्ड एज में और किस प्रकार की डिसेबिलिटी या डिजीज़ हो सकते हैं, इनकी क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर सुबोध जी, हम एक चीज़ आपको ये बताना चाहेंगे कि ओल्ड एज ना तो बीमारी है, ना कोई ऐसी खास बीमारी होती हैं जिनको ओल्ड एज की ही बीमारी कहा जाए। हाँ, एज के साथ में जो एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं उसमें परिवर्तन होते हैं, जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं उसमें परिवर्तन होते हैं, उसकी वजह से कुछ बीमारियाँ, कुछ डिसेबिलिटीज़, कुछ कंडीशंस ज़्यादा हो जाती हैं। नेचुरली जो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, जो समय के साथ में डिजनरेशन होता रहता है, सेल में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, वो नेचुरली एज के साथ बढ़ती जाती हैं, तो वो बढ़ जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओल्ड एजेड के लिए ही कोई पर्टिकुलर बीमारी हो या ओल्ड एजेड की डिजीज़ हो, उस तरह की बात नहीं होती साधारणतया। लेकिन हाँ, कुछ बीमारियाँ ज़्यादा कॉमन होती हैं जो कि एज के साथ में होती रहती हैं। एक चीज़ और भी हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि जो लाइफ की नॉर्मल डेफिनेशन वही इटसेल्फ होती है कि जो चीज़ बर्थ होती है वो डेथ होती है। तो बर्थ और डेथ के बीच में जो चीज़ है, जब डेथ के पहले आती है तो एक डिजनरेशन प्रोसेस होता है, उसके साथ में आपके लॉन्गेविटी बढ़ती जाती है। जो बीमारियां हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी चेंज होने के साथ में वो ज़्यादा हो जाती हैं, ये कह सकते हैं। तो वो कंडीशन ज़्यादा होती हैं, ना कि ओल्ड एज की बीमारी कोई होती है। सर वो ओल्ड एज में खासकर सुनते हैं, और एक बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है आर्थराइटिस के बारे में। क्या ये ओल्ड एज में होता है या कुछ सही प्रकार के लोगों के साथ इस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं सर? हाँ, आर्थराइटिस चूँकि एक वैसे बहुत तरीके की आर्थराइटिस होती हैं, लेकिन जो सामान्य रूप में आर्थराइटिस का रेफरेंस जब लिया जाता है ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में, वो एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। क्योंकि एजिंग के साथ में डिजेनरेशंस होते जाते हैं, नेचुरली उस जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में या उस एज ग्रुप में उनकी आबादी या उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। तो आर्थराइटिस एज के साथ में ज़्यादा कॉमन होती है, उस एज पे ज़्यादा होती है। आर्थराइटिस में बहुत से परिवर्तन होते हैं, बहुत से बॉडी स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जो कुछ स्लाइड्स में हम आपको दिखा सकते हैं, जो सामान्यतः एल्डरली में या एजेड में दिखाई पड़ते हैं। वो स्लाइड्स आप दिखाएं प्लीज़। ये। जैसे साधारणतः आर्थराइटिस में देखिए सबसे कॉमन जो दिखाई पड़ती है वो पैरों में है, पैरों में भी घुटने में है। एक बोइंग ऑफ लेग होती है, टेढ़ापन होता है, जो साधारणतः दिखाई पड़ती है। दूसरी और दूसरे नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं आर्थराइटिस की ओर हो। ये और बड़ी कर सकते हैं।
इसमें इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं जो डिफरेंट जॉइंट्स में होते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन आर्थराइटिस का जो दिखाई पड़ता है वो घुटनों में दिखाई पड़ता है। घुटने में सूजन होती है, दर्द होता है, घुटने में टेढ़ापन हो जाता है, बाहर की तरफ बोइंग हो जाती है। ये सामान्य जो फीचर्स होते हैं वो आर्थराइटिस में दिखाई पड़ते हैं। सर इसके अलावा और कौन से ऐसे रिलेटेड डिजीज हो सकते हैं या डिसेबिलिटी हो सकते हैं जो एल्डरली पीपल में पाए जाते हैं? देखिए, एजेड में या एल्डरली में डिफरेंट, जैसा कि एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंजेज होते हैं। डिसेबिलिटीज़ जो आम एज में होती हैं वो भी उसमें होती हैं, कुछ ज़्यादा होती हैं। दूसरी, एजिंग के साथ जब बात करते हैं या डिजेनरेटिव चेंजेस की बात करते हैं तो बड़ी कॉमन चीज़ है कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है या उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और जो ज़्यादातर देखते हैं कि फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, नेक फीमर का हो जाता है या कूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है या स्पाइन में फ्रैक्चर हो जाते हैं, इंटरट्रोकेंटिक फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो कुछ कॉमन ऐसी चीज़ें हैं जो कैल्शियम में कमी की वजह से होते हैं और साधारणतः ओल्ड एज में होते हैं। जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में चूँकि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बोथ अवेलेबिलिटी एज वेल एज इनटेक की वजह से, उस वजह से भी बोन में कैल्शियम की कमी होती है, चेंजेज होते हैं और फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। एक कैल्शियम की कमी की वजह से और भी देखते हैं, जैसे रीढ़ में टेढ़ापन हो जाता है, कुबड़ हो जाता है, बोन की जो स्पाइंस हैं वो दब जाती हैं। ये साधारण चीज़ें हैं, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं मेनली जो हड्डी वाली कंडीशंस हैं, चलने फिरने वाली कंडीशंस हैं। इसी तरह के परिवर्तन दूसरे सिस्टम्स में भी होते हैं, देखने में हो सकता है। कैटरेक्ट बड़ी कॉमन चीज़ है जो सामान्य दिखाई पड़ती है, डिजेनरेटिव प्रोसेस है, एज के साथ ही होता है। सुनने में समस्या होती है, प्रेस्बिकुसिस हो जाती है जिसकी वजह से सुनने में दिक्कत होती है, बहुत कॉमन समस्या है। बल्कि यूँ कहना चाहेंगे कि सबसे कॉमन जो ओल्ड एज में प्रॉब्लम होती है वो देखने की होती है। वो ब्लाइंडनेस की वजह से हो सकती है, लो विजन की वजह से हो सकती है। दूसरी बड़ी कॉमन जो समस्या होती है वो सुनने की होती है ओल्ड एज में, वो भी डिजेनरेटिव प्रोसेस के साथ जुड़ी हुई है। और बाकी तो और समस्याएं होती ही हैं, चलने फिरने की होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस वगैरह। ये कॉमन समस्याएं हैं जो ओल्ड एज में होती हैं और जो डिसेबिलिटी ग्रुप में आती हैं, जिनको डिसेबिलिटी में हम इंक्लूड करते हैं। सर जो आप स्लाइड्स दिखा रहे थे अभी डॉक्टर संजय, कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन क्या क्या स्लाइड्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप दे रहे थे? यस, जो स्लाइड्स कॉमन जो, यस प्लीज़। जैसा कि अभी सर ने जी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कही, जी जी जी। तो उसके लिए जैसा कि हम ये स्लाइड बता रहे थे, इसमें डिफरेंट उसकी जो कॉमन लोगों में एक पूछा जाता है कि आर्थराइटिस अगर किसी को हो गया हो, जनरली ये ओल्ड एज की बीमारी होती है, जिसमें जैसा कि सर ने ऑलरेडी बताया है कि ये इट्स ए डिजेनरेटिव प्रोसेस जिसके कारण जॉइंट में डिस्ट्रक्शन हो जाती है और जिसको कि मोस्टली ये घुटने का जो जोड़ है उसको अफेक्ट करती है। और वैसे तो और भी बहुत सारे जोड़ हैं, जैसे पैर में जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, हाथों में जो जॉइंट्स होते हैं, उसको भी अफेक्ट करती है। ये कॉमन जो ओल्ड एज में होती है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाते हैं। इसके साथ ही कुछ आर्थराइटिस और होते हैं जो कि कॉमनली देखा जाता है। उसमें एक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि जनरली हाथ के जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं उनको अफेक्ट करती है, जिसके कारण उंगलियां टेढ़ी हो जाती है और बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है। तो वो भी एक, अगर हम कहें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी की आर्थराइटिस है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है। इसी तरह एक और आर्थराइटिस होती है जो थर्ड कैटेगरी है, दैट इज़ नोन एज गाउटी आर्थराइटिस। एक गाउट बीमारी, एक तरह की डिसीज़ है जिसमें शरीर में यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है, तो वो भी एक तरह की आर्थराइटिस होती है। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ द काज, द प्राइम पैथोलॉजी इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट। तो हम बात कर रहे थे ऑस्टियोआर्थराइटिस की, उसके लिए आपको ये स्लाइड दिखाना चाहूँगा। जी प्लीज़। कृपया स्लाइड दिखाएं। जी। इसमें जो हम बात कर रहे थे ऑस्टियोआर्थराइटिस की, इसमें डिफरेंट थेरेपीज़ को दिखाया गया है कि अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए तो उनको फिजियोथेरेपी हम लोग एडवाइस करते हैं। और जनरली जो फिजियोथेरेपी एडवाइस की जाती है उसमें नॉन वेट बेयरिंग फिजियोथेरेपी एडवाइस की जाती है, क्योंकि अगर वेट लेकर के फिजियोथेरेपी की जाएगी तो जॉइंट डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी डिस्ट्रक्टेड है, वो और डिस्ट्रक्शन होने का चांस रहता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक पहले वाले हालांकि पुअर क्वालिटी का स्लाइड है, अच्छे से नहीं दिख रहा, लेकिन सेकंड फोटोग्राफ में जैसे साइकिलिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है, साइकिलिंग करना चाहिए। साइकिलिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें कि वेट बियर नहीं होता है लेकिन जॉइंट का मूवमेंट होता रहता है।
इसी तरह क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज है, थर्ड फोटो में आप देख रहे होंगे, जिसमें कि क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज कराई जाती है बिना वेट दिए। इसी तरह एक और एक्सरसाइज है नेक्स्ट, उसमें एक्सरसाइज के साथ साथ एक अल्ट्रासोनिक रेज होती है, उसके द्वारा भी एक तरह से हार्ट मोमेंटेशन का प्रोसेस है, तो उसके थ्रू भी उसको ट्रीटमेंट दी जाती है। तो ये कुछ तरीके हैं। जनरली इसके लिए 2 टिप्स और देना चाहूँगा। जो भी ओल्ड एजेड हैं जिनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, वो पहली बात तो ज़मीन पे ना बैठें। ज़मीन पे बैठने से, बैठना तो ठीक है, लेकिन अगर बैठ के खड़े होते हैं तो जो बॉडी वेट है उसका 5 to 6 टाइम्स वेट उसमें लोड आता है अगर आर्थराइटिस से सफ़र कर रही है पेशेंट तो इसलिए जनरली हम लोग उनको नीचे बैठने के लिए मना करते हैं। कोशिश करें कुर्सी पे बैठें, ऊपर बेड में बैठें, लेकिन नीचे किसी भी उसमें ना बैठें। इवन प्रेयर करते टाइम भी नीचे प्रेयर ना करें। कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं, अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा चेंज करें जिसमें उनको नीचे ना बैठना पड़े। तीसरी चीज़ है टॉयलेट जाने के लिए। टॉयलेट जाने के लिए भी नीचे जनरली इंडियन स्टाइल में नीचे ही बैठना पड़ता है, स्क्वेटिंग करके बैठनी पड़ती है, वो भी अवॉइड करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि वेस्टर्न स्टाइल के जो टॉयलेट होती हैं वो एक कमोड का इस्तेमाल किया जाए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचाव किया जा सकता है। उसके अलावा डॉक्टर संजय, कुछ और भी जो डिसेबिलिटी या डिजीज़ जिसे आप कहते हैं ओल्ड एज में हुआ करती है, खासकर जो सीनियर सिटीजन्स के बारे में, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, जो पैरों में या हाथों में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, सर इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? जी, जैसा डॉक्टर संजय किस्कर ने आपको बताया कि एज के साथ में जब एजिंग होती है तो सभी परिवर्तन होते हैं। उसमें एनाटॉमिकल परिवर्तन भी होते हैं, फिजियोलॉजिकल परिवर्तन भी होते हैं। आर्थराइटिस उसी परिवर्तन का एक हिस्सा है और उसी के साथ में किसी में थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर डिजेनरेटिव होता है। जैसा डॉक्टर संजय किस्कर ने बताया कि इनको बचाव में कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण है इन चीज़ों के लिए। कैसे हम जो प्रोग्रेस है डिजीज़ की वो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कैसे हम एक्सरसाइज के माध्यम से, डिफरेंट तरह की थेरेपी हैं उनके माध्यम से, और इनको हम बचा सकते हैं, डिफॉर्मिटी होने से बचा सकते हैं। और अल्टीमेट यही होता है कि कैसे हम एल्डरली पर्सन को या एजेड पर्सन को इंडिपेंडेंट या सेमी डिपेंडेंट, पार्शली डिपेंडेंट बनाएं, अपने सभी कार्य कर सकें, एक्टिव रह सकें, नॉर्मल फंक्शंस कर सकें, एंड दे शुड लीड ए एम्पावर्ड लाइफ विद डिग्निटी। वो अल्टीमेट एम होता है सभी थेरेपी और सभी पूरे मैनेजमेंट का। यही उद्देश्य होता है एल्डरली के लिए। राइट सर, कुछ और इन्फॉर्मेशन जैसे कि डायबिटीज़ भी इस प्रकार के डिजीज़ पाए जाते हैं एल्डरली में, और इसके चलते क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं ओल्ड एज में, इसके बारे में बताएं सर। डायबिटीज़ एक अलग बीमारी है, ऐसा नहीं कि ये ओल्ड एज की बीमारी है, लेकिन एजिंग प्रोसेस के साथ में जो डायबिटिक चेंजेज होते हैं वो नेचुरली जब लंबे समय तक के कोई डिजीज़ रहती है और पर्टिकुलर एज पे जब पहुंच गया 60 ईयर्स पे, तो डिजीज़ इटसेल्फ लंबे प्रोसेस में होती है। डायबिटीज़ ओल्ड एज की बीमारी है ऐसा नहीं है। हाँ, किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी एज में होती है डायबिटीज़, लेकिन यूँ कह सकते हैं कि जो उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ग्रेजुअली हैं बढ़ते चले जाते हैं। और कोई चीज़ अगर आपकी 20 साल रही या 30 साल रही तो नेचुरली एक्यूमुलेट होती जाती है उसके कॉम्प्लिकेशन। तो जो कॉम्प्लिकेशंस ग्रेजुअली होते जाते हैं वो जाकर के उस 60 ईयर्स एंड प्लस पे बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ने लगते हैं, तो उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस दिखाई पड़ने लगते हैं, इसलिए लगता है कि ओल्ड एज में है। तो डायबिटीज़ अलग से ऐसा नहीं कि ओल्ड एज की हो। इसी तरह जैसा फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, एनाटॉमिकल चेंजेस वेसल्स में होते रहते हैं, जो स्मॉल वेसल्स, छोटी छोटी जो शिराएँ हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उसमें भी परिवर्तन होते हैं और उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। जो स्ट्रोक्स होते हैं या हार्ट अटैक्स होते हैं एज के बाद में, तो क्योंकि एजिंग के साथ में वो सब फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते जाते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी जो हार्ट अटैक की या कम एज पे कम होती है, वो इस एज पे जाकर के थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। उसके बहुत सी वजह हैं, बहुत से रीजंस हैं, उनमें एक रीज़न एजिंग है और एजिंग की वजह से चेंजेस होते हैं, वो एक रीज़न है। लेकिन डायबिटीज़ ओल्ड एज की बीमारी है, ओल्ड एज पे होती है ऐसा नहीं है। राइट सर, डायबिटीज़ से रिलेटेड जब फर्दर आगे चर्चा करते हैं तो ओल्ड एज में खासकर पाया जाता है कभी कभी
एम्पुटेशन के केसेस ओल्ड एज में भी पाए जाते हैं। कुछ बुजुर्ग को हम देखते हैं किसी कारणवश उनका एम्पुटेशन कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में उसका कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है और उसको फर्दर कैसे उनकी रिहैबिलिटेशन की जा सकती है सर? जी हाँ, एम्पुटेशंस तो नॉर्मली जब किसी वजह से पैर का या हाथ का कोई हिस्सा काट दिया जाता है तो उसको हम एम्पुटेशन कहते हैं। जैसा हमने कहा कि एम्पुटेशन के बहुत से कारण होते हैं। साधारणतः तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे कारण होते हैं जो ओल्ड एज में ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। वेस्कुलर इनसफिशिएंसी, तो जो कि आर्टेरियल चेंजेज होते हैं एज के साथ वो ज़्यादा होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। डायबिटीज़ जैसा कहा एज के साथ बढ़ने में उस एज पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती हैं। तो उस स्थिति में ओल्ड एज में एम्पुटेशन जब करने की आवश्यकता होती है, कॉमन काज पेरिफेरल वेस्कुलर इनसफिशिएंसी होता है या डायबिटीज़ होता है, तो ओल्ड एज में एम्पुटेशन के मैनेजमेंट में थोड़े से ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता होती है। नेचुरली जो एनर्जी ज़रूरत होती है यंग एज पे चलने फिरने के लिए, उतनी एनर्जी ओल्ड एज पे नहीं होती है। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इस एज पे उतने अच्छे नहीं होते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं। इसलिए जब कभी एम्पुटेशंस ओल्ड एज में होते हैं, हम आपको कुछ दिखा सकते हैं, तो उसमें हीलिंग में प्रॉब्लम होती हैं, समय लगता है, क्योंकि कॉमन वजह जो होती है वो अगर ओल्ड एज में हो रहा है, ट्रॉमा की वजह से नहीं हो रहा है, एक्सीडेंट से नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कुछ एसोसिएट पैथोलॉजी होगी। और वो पैथोलॉजी सिर्फ पैर को अफेक्ट नहीं करती है, पूरे शरीर के और अंगों को भी अफेक्ट करती है। इसलिए जब भी एम्पुटेशन ओल्ड एज में हो तो ये ध्यान रखना चाहिए कि सिस्टमिक पूरा एग्जामिनेशन किया जाए और उनका भी बचाव करते रहना चाहिए। दूसरी चीज़ जो भी हम उनके लिए रिहेबिलिटेशन के लिए करें, उसका ये ध्यान रखते हुए कि ओल्ड एज में कितनी एनर्जी है, कितनी कम मेहनत से वो अपने कृत्रिम पैर को चला सकता है, या जो भी हम उसको प्रोस्थेसिस दें उसमें कम से कम एनर्जी कंज्यूम हो, चलने फिरने में चलाने में कम से कम उसकी ताकत लगनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, जब एम्पुटेशन की बात आपने की है, कि ओल्ड एज में कम से कम इमोबिलिटी हो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि उसको हमने 2 हफ्ते के लिए 3 हफ्ते के लिए बेड पे लिटा दिया, क्योंकि जैसे ही हम इमोबिलाइजेशन करते हैं, जैसे ही उसका चलना फिरना हम कम करते हैं, तो उसके बॉडी फंक्शंस और अफेक्ट हो जाते हैं और उसका और दूसरी चीज़ों पे असर पड़ने लगता है। इसलिए एम्पुटेशंस में जल्दी जैसे जल्दी उसको कैसे मोबिलाइज कर सकते हैं, कम से कम एनर्जी कंज्यूम करके कैसे वो प्रोस्थेसिस इस्तेमाल कर सकता है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैनेजमेंट में एम्पुटेशन में। और सर डॉक्टर संजय, अभी आपने दिखाया कुछ एम्पुटेशन के, कुछ आपने स्लाइड्स दिखाए थे, जी आप हमारे दर्शकों को ज़रा एक्सप्लेन करेंगे स्लाइड्स हाँ, के बारे में? मैं ये स्लाइड दिखाना जी चाहूँगा। जी प्लीज़। ये जैसा कि जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि डायबिटीज़ एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि अगर समय पर क्योर नहीं किया जाए तो इट में लैंड इनटू एम्पुटेशन। जो उसका जो वर्स रूप हमको देखने को मिलता है वो एम्पुटेशन में लैंड करता है। जैसा कि ये पेशेंट आप देख रहे हैं, ये भी एक डायबिटिक पेशेंट थे जिनको कि फुट में प्रॉब्लम हुई, फिर अल्सर हुआ, फिर उसके बाद फुट का एम्पुटेशन करना पड़ा। अगेन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ थी जिसके कारण उनके दोनों पैर आप देख रहे होंगे, दोनों पैर जो सबसे लेफ्ट में है, जो सबसे लेफ्ट में जो आप फोटो देख रहे हैं, जी, डायबिटीज़ के कारण इनका एम्पुटेशन किया गया था। और फिर एम्पुटेशन के बाद इनको हम लोगों ने रिहेबिलिटेशन के, ही इज़ अंडर प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन। उसके लिए जो आर्टिफिशियल लिम्ब होती है जिसको प्रोस्थेसिस कहा जाता है, वो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, जो कि अंडर प्रोसेस है। जनरली ऐसे एम्पुटीज़ को जो कि एल्डरली हों और साथ में अगर डायबिटीज़ हो, तो ऐसे एम्पुटी को लाइट वेट प्रोस्थेसिस दिया जाता है। और लाइट वेट प्रोस्थेसिस के साथ ही जो सॉकेट होती है उसमें थोड़ा सा पैडिंग अच्छी की जाती है ताकि उसके लिए अल्सरेशन ना हो वहाँ पे, क्योंकि स्टम्प अल्सर होने का भी चांस रहता है। तो ये जो फ़ोटो में आप देख रहे हैं वो एक एग्ज़ाम्पल है डायबिटिक पेशेंट का विथ एम्पुटेटेड लेग है, बोथ लेग। और जो एक्सट्रीम जो राइट साइड में जो फ़ोटो दिख रहा है उसमें वो विद द हेल्प ऑफ क्रच ही इज़ वॉकिंग वेल। क्लिपिंग्स भी क्लिपिंग्स नहीं काम कर रहा है। एनीवे, तो एम्पुटी के पेशेंट को इस तरह से रिहेबिलिटेट किया जाता है। तो इसी तरह जैसा कि फुट का प्रॉब्लम एक डिस्कशन में आ रहा था,
उसको भी मैं स्लाइड के माध्यम से बताना चाहूँगा। ये स्लाइड को फोकस करें प्लीज़। ये आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं फुट में भी, जैसा कि आर्थराइटिस पे भी काफ़ी डिस्कशन हुआ, डायबिटीज़ पे भी काफ़ी डिस्कशन हुआ। तो उसके डिफरेंट जो चेंजेस हैं वो फुट में भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि ये बहुत सारे फुट में प्रॉब्लम्स है, एक फुट में अल्सर है, एक में आर्थराइटिस है, एक में अल्सरेशन है बिटवीन टोज़, एक फुट में आप देख रहे हैं कि जो टेंडन्स होती है, टेंडो एक्लिस, जिसको एक्लिस टेंडिनाइटिस बोलते हैं, उस तरह का भी प्रॉब्लम देखने में आता है। जो गाउटी आर्थराइटिस है उसमें टोफाई बन जाती है, एक तरह की नाट के जैसा अंगूठे के पास बन जाती है, जो कि उसका टिपिकल फीचर होता है। एक फ़ोटो में गाउटी आर्थराइटिस को दिखाया गया है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स है फुट के प्रॉब्लम्स के, जो कि या तो आर्थराइटिस से रिलेटेड हो सकती है, या डायबिटीज़ का एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, या गाउट का एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ द काज, फुट में जो प्रॉब्लम्स होती है वो काफ़ी पेनफुल होता है, पर्टिकुलरली एल्डरली के लिए, जहाँ पर उनका वेट बियर करना ऑलरेडी एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है। तो उसके लिए फुट का प्रॉब्लम को विशेष तौर पे हम लोग अपने जीरेट्रिक क्लिनिक में उसका अच्छे से वो किया जाना चाहिए, उसको नेगलेक्ट, क्योंकि जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब ओल्ड एज में सिस्टमिक कोई प्रॉब्लम होती है, हार्ट का प्रॉब्लम, पर्टिकुलरली जब वाइटल ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, तब उसको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और इस तरह के जो फुट के प्रॉब्लम्स होते हैं उसको नेगलेक्ट किया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका जो फर्दर जो कॉम्प्लिकेशन है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, जिसको बाद में अगर समय पे ट्रीट नहीं किया जाए तो लेटर ऑन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज इट। तो ये फुट के कुछ हमने एग्जांपल्स बताए। राइट सर। इसी तरह हैंड्स के प्रॉब्लम्स भी सिमिलर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूमेटाइड आर्थराइटिस होती है। ये फ़ोटो में आप देखिए, एक हैंड का जो मुट्ठी बंद हुआ एक फ़ोटो दिख रहा है, वो रूमेटाइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, जो कि सी इज़ अनेबल टू ओपन हर फिस्ट, और हैंड को उंगलियां सीधी नहीं हो पा रही हैं। ये रूमेटाइड आर्थराइटिस का एक टिपिकल एग्जांपल है। इसी तरह तो क्या ये सर ये परमानेंट होता है या क्यूरेबल होता है? ये देखिए, जो रूमेटाइड आर्थराइटिस की जो हम बात करते हैं, रूमेटाइड भी एक तरह से इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि एक आरए फैक्टर होती है। आरए फैक्टर अगर किसी के शरीर में पॉजिटिव है तो उसके मतलब जो इफ़ेक्ट है वो हमको जॉइंट्स में देखने को मिलती है। इसका क्योर की जहाँ तक बात करें तो ट्रीटमेंट तो है, इसके लिए डिसीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स दिए जाते हैं, एंटी रूमेटिक ड्रग्स जिसको कहा जाता है। उसका अगर बराबर कोर्स लिया जाए, अर्ली जैसे ही इसका अर्ली साइन मिले उसी टाइम से अगर इसको समय पर ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाए तो ये क्यूरेबल है। और इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, कुछ डाइटरी प्रिकॉशंस होती हैं। तो इस तरह से अगर समय पर किया जाए तब तो क्यूरेबल है। लेकिन वंस अगर ये ग्रेड 1 या ग्रेड 2, ग्रेड 3 में अगर पहुंच जाए, यानी जॉइंट डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्योर इट। तब हमारे पास यही रहता है कि जिस पोजीशन में है उससे हम बढ़ने ना दिया जाए, ये हमारा एम रहता है। सपोज़ ये ग्रेड 2 का डिस्ट्रक्शन हो गया तो जो भी फिजिशियन उसको ट्रीट करेगा उनको यही सलाह दी जाएगी कि अब फर्दर ये प्रोसेस, फर्दर जो डिस्ट्रक्शन है जॉइंट का वो ना बढ़े। ये फिजिशियन सलाह देते हैं पेशेंट को? फिजिशियंस मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे, बट अगर एक्सट्रीम में पहुंच जाता है, जिसके कारण आपको मैंने डिफ़ॉर्मिटीज़ दिखाई, तो डिफ़ॉर्मिटीज़ अगर हो गई और उसको अगर स्ट्रेट करना है, जैसे उंगलियों की डिफ़ॉर्मिटी है वो सीधा नहीं कर पा रही है, तो समटाइम्स दैट काइंड ऑफ पेशेंट मे नीड सर्जरी, करेक्टिव सर्जरी। तो जो डिफ़ॉर्मिटी होती है उसको करेक्ट करने के लिए आर्थोपेडिक सर्जन का रोल आता है। अदरवाइज एज ए फिजिशियन आर्थोपेडिक सर्जन कैन आल्सो ट्रीट, बट जो PMR स्पेशलिस्ट होते हैं, बेसिकली रिमेटोलॉजिस्ट, आजकल तो एक नई ब्रांच ही हो गई है, तो रूमेटाइड पे जो रूमेटोलॉजी सेक्शन है उनके जो फिजिशियंस हैं वो मेडिकल पार्ट को अच्छे से ट्रीट करेंगे। तो सर इस प्रकार के केसेस में क्या सलाह देना चाहेंगे और दर्शकों को, जो इस प्रकार के जो केसेस, जैसा कि डॉक्टर संजय ने बताया, जो हाथों या पैरों में जो प्रॉब्लम्स होते हैं ओल्ड एज में, क्या सलाह देना चाहेंगे सर?
देखिए, जो एक बेसिक प्रिंसिपल है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जी सर। इसलिए जहाँ तक के डिफ़ॉर्मिटी होती है, यूँ कहें कि जो बीमारी इटसेल्फ है वो डिसेबिलिटी नहीं करती है, बल्कि बीमारी के साथ में जो डिफ़ॉर्मिटी हो जाती हैं वो डिसेबिलिटी करती हैं। और अगर शुरू से ही हम डिफ़ॉर्मिटी को बचाने के लिए जो आवश्यक एक्सरसाइजेज हैं, जो थेरेपी है, जैसा डॉक्टर बताएं वो शुरू कर दें, तो शायद डिफ़ॉर्मिटी उस लेवल तक नहीं पहुंचती है जब डिसेबिलिटी में बदले। तो बेहतर यही है कि समय रहते ही जो उसके एक्सरसाइज प्रोग्राम है, जो थेरेपी है, वो सब नियमित रूप से रेगुलरली दे शुड बी एंड विगरसली दे शुड बी फॉलोड, so that can prevent to the major disabilities which Dr. Sanjay has referred. सर कभी कभी ऐसा पाया जाता है जो ओल्ड एज में स्ट्रोक वगैरह भी केस स्ट्रोक के केसेस पाए जाते हैं सर, ये इसका क्या वजह हो सकता है सर? जी, डॉक्टर सुबोध, आपने सही किया कि जो हम लोग डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं एल्डरली में, एजेड में, उसमें एक बहुत कॉमन चीज़ है स्ट्रोक। स्ट्रोक नॉर्मली जो ये होती है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, कॉमनली जो हेमीपैरेसिस होती हैं उसको कॉमन वर्ड में स्ट्रोक भी इस्तेमाल करते हैं। एजिंग के साथ में, जैसा शुरू में हमने मेंशन किया था, दैट देयर आर सिस्टमिक चेंजेज इन वेरियस सिस्टम्स इंक्लूडिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हार्ट में परिवर्तन होते हैं, आर्टरीज में परिवर्तन होते हैं, जो स्मॉल वेसल्स हैं उसमें परिवर्तन होते हैं। तो ये जो परिवर्तन होते हैं वो अल्टीमेटली ब्लड जा रहा है, जो जाने की फ़्लो है वो रुक रही है, जो आर्टरी हैं वो रुक रही हैं। इससे पहले हम बताया जो स्लाइड यहाँ दिखा रहे हैं वो बेसिकली स्प्लिंट की थी, स्ट्रोक की बात हम कर रहे हैं। तो जो स्लाइड से नहीं दिखाएं, स्ट्रोक वाली दिखाएं अगर हो तो उसमें जो ब्लड एक तरफ से तो फोर्स किया जा रहा है, दूसरी तरफ से एज के साथ में जैसा कि आर्टरीज में, स्मॉल वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, जो बाहर की वाल है वो उसमें कड़ापन आ जाता है, उसमें इलास्टिसिटी नहीं रहती है। जब किसी रबर की ट्यूब में हम ज़्यादा पानी फोर्स से करें तो रबर की ट्यूब फैल जाती है और पानी निकल जाता है। लेकिन अगर वो रबर की ट्यूब फैले ना, बाहर से उसमें कुछ कड़ापन हो जाए, पुरानी रबर की ट्यूब सूखी हुई होती है, अगर उसमें होता है तो क्या होता है, आगे ब्लड कम जाएगा या वो बर्स्ट कर जाएगी। तो ये जो बर्स्ट करने वाली स्थिति होती है दिमाग की छोटी नलियों में, उसकी वजह से स्ट्रोक होता है, उसकी वजह से हेमीपैरेसिस हो जाती है। ये चूँकि ओल्ड एजेज में एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, ओल्ड एजेज में कार्डियोवास्कुलर जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए स्ट्रोक की जो कंडीशंस हैं, जो हेमीपैरेसिस की वो है, वो ओल्ड एजेज में ज़्यादा होती है। राइट सर, अभी कुछ स्ट्रोक के आपके पास स्लाइड से कुछ दिखाना चाहें, एक्सप्लेन करना चाहेंगे सर? जी हाँ, जी हाँ। ये जो स्लाइड को फोकस करें प्लीज़। ये जो अभी स्ट्रोक की जो हम लोग बात कर रहे थे, उसका जो आउटकम है वो हमें हेमीपैरेसिस के रूप में या मेनली हेमीपैरेसिस के रूप में दिखता है। जैसा कि ये फर्स्ट फोटोग्राफ में देख रहे हैं, वो पेशेंट जो है हेमीपैरेसिस का पेशेंट है और उसका रिहेबिलिटेशन करने के लिए कुछ एड्स दिए जाते हैं, जिसके थ्रू उनको गेट ट्रेनिंग दी जाती है, चलाने का कोशिश किया जाता है। जैसा इसका एक साइड जो राइट साइड है वो अफेक्टेड है, बट लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट अपर लिम एंड लेफ़्ट लोअर लिम, हाथ और पैर दोनों काम कर रहे हैं। तो उनके जो पार्ट जो काम कर रहे हैं उसको यूज़ किया जाता है उसके रिहेबिलिटेशन के लिए। उसको एल्बो क्रच के माध्यम से, एल्बो क्रच एक सपोर्टिव एड है जिसके थ्रू उसको चलाने का कोशिश किया जा रहा है और जो पहला पेशेंट है वो इस तरह से चल रहा है। दूसरे स्लाइड में आप जो देख रहे हैं वो बेसिकली स्प्लिंटिंग किया गया है। हेमीपैरेसिस के पेशेंट में कॉमन जो डिफॉर्मिटी होती है वो रिस्ट से हाथ मुड़ जाता है और वो इतनी सीवियर होती है कि उसको अगर फोर्सफुली भी सीधा करने की कोशिश किया जाए तो देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्ट्रेटन इट। तो इसके लिए हम लोग स्पेशल स्प्लिंट, जिसको कि काकअप स्प्लिंट कहा जाता है, नेक्स्ट स्लाइड में जो देख रहे हैं, इस तरह की स्प्लिंटिंग करके रखते हैं ताकि वो मुड़े हुए पोजीशन में फिक्स ना हो। इसी तरह जो तीसरी जो स्लाइड है उसमें फुट ड्रॉप हो गया है पेशेंट को। हेमीपैरेसिस में एक और प्रॉब्लम होती है कि फुट ड्रॉप्ड पोजीशन में रहता है, उसको सीधा करने के लिए फुट ड्रॉप स्प्लिंट दी जाती है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है। तो ये कुछ रिहेबिलिटेशन के, रिहेबिलिटेट करने के
तरीके हैं जिसके थ्रू ऐसे पेशेंट को रिहेबिलिटेट किया जाता है, ताकि उनके जो अंग काम कर रहे हैं, जैसे अगर राइट साइड में हेमिप्रेसिस है तो लेफ़्ट साइड से उसको कोशिश किया जा रहा है कि किसी तरह उनको चलाया जाए, उनको किसी उसमें सो दैट वो अपने ADL कर सके, जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है वो कर सके, कुछ वॉक कर सके, कुछ काम कर सके। तो स्ट्रोक के बारे में राइट सर, ओल्ड एज में और भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि डॉक्टर रत्नेश कुमार ने बताया था, जो विजुअल और हियरिंग प्रॉब्लम भी हो सकते हैं ओल्ड एज में। इसके बारे में इस प्रकार के प्रॉब्लम होने पर ओल्ड एज यानी एल्डरली पीपल को किस प्रकार के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी हाँ जी। ये जैसा कि स्लाइड के माध्यम से बताया गया है कि ओल्ड एज में जनरली, जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि जो विज़न जनरली कम हो जाती है, इसमें लॉस ऑफ एकोमोडेशन, लॉस ऑफ विजुअल एक्विटी ये हो जाती है ओल्ड एज में एजिंग प्रॉब्लम होने के कारण। तो उसके कारण जो आँखों में जो रोशनी होती है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है। ऐसे पेशेंट के लिए कुछ टिप्स हैं जो कि हमें उनके साथ कैसे वो करना चाहिए। जनरली ऐसे ओल्ड एज के मतलब जो जिनकी रोशनी कम हो गई है उनको जो लाइटेड एरिया में रखने का कोशिश करना चाहिए, ऐसी जगह पे जहाँ पे लाइट की अच्छी सुविधा हो, डार्कनेस ना हो, क्योंकि अगर वैसे ही रोशनी कम है, अगर डार्कनेस रहेगी तो रोशनी कम होने के कारण वो अच्छे से किसी भी चीज़ को दिखाई देने में उनको प्रॉब्लम होगी। दूसरा टिप्स है कि रात में सोते समय उनके पास कुछ लाइट्स का सोर्स होना चाहिए, जैसे टॉर्च या लैम्प्स, इसकी व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए, सो दैट अगर नाइट में ऑल ऑफ सडन उनको कुछ भी अगर बाथरूम जाना हो, टॉयलेट जाना हो तो कोई प्रॉब्लम ना है। इसी तरह उनको लाइट सोर्स के लिए वही जैसा कि मैंने बताया, टॉर्च या बैटरी ऑपरेटेड चीज़ें देनी चाहिए। बेड साइड उनका ये सारी चीज़ें उपलब्ध रहनी चाहिए। तीसरी चीज़ें होती है कि आँखों में ग्लेयर ना पड़े, उसमें टेंशन ना हो, उसमें ना हो, उसके लिए कुछ शेड्स आते हैं वो प्रोवाइड किया जा सकता है, और सन ग्लासेज आते हैं वो यूज़ की जा सकती हैं। इसी तरह उनको लार्ज प्रिंट उनके लिए अगर कुछ रीडिंग मटेरियल आप प्रोवाइड कर रहे हैं या कुछ चीज़ें दे रहे हैं तो थोड़ा लेटर्स बड़े होने चाहिए, और कलर्स जो है कंट्रास्ट कलर में होने चाहिए। अगर लाइट कलर्स होंगे और एक ही तरह के कलर होंगे तो देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू व्यू इट और टू रीड इट और टू डू द डिज़ायर्ड थिंग। तो ये कुछ टिप्स हैं जो हमको उनके साथ इस तरह के बर्ताव करनी चाहिए। दूसरा, जो आप हीयरिंग प्रॉब्लम के लोगों को पूछ रहे थे, उनके लिए भी यही चीज़ें हैं कि जैसा कि सेम पेशेंट उनको हीयरिंग में भी प्रॉब्लम थी, ऐसे पेशेंट को जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या उनको हीयरिंग एड दी जा सकती है, जो कि अगर वो डिसेबल्ड हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ADP स्कीम के थ्रू उनको फ्री में भी हीयरिंग एड प्रोवाइड हो जाती है। इवन हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू भी या जो भी रिहेबिलिटेशन में काम कर रहे हैं उनके थ्रू हीयरिंग एड दी जाती है। जैसा कि ये पेशेंट जो कान में लगाए हुए हैं वो एक तरह का हीयरिंग एड ही है, जो कि सुनने की क्षमता को बढ़ाती है। तो एक तो हीयरिंग एड है, दूसरा हीयरिंग एड अगर ना भी हो तो हमें ये एज्यूम करना चाहिए कि अगर ओल्ड एज में है, अगर 65 प्लस है या 70 प्लस है तो उनको थोड़ा तो कम सुनाई देगा। तो उनके साथ जब भी आप बात करें तो कुछ इस तरह से पेश आएँ ताकि उनको प्रॉब्लम ना झेलने पड़े। जैसा कि उनके साथ अगर आप बात कर रहे हैं तो उनके साथ आई लेवल वो करते हुए बात करें ताकि वो उनको अच्छे से सुनाई दे। दूसरा, जो बैकग्राउंड में कुछ नॉइस होती है उसको थोड़ा सा अवॉइड करें उनसे बात करते टाइम। उनके साथ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ ना करें, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें ताकि वो ईज़िली उसको पिकअप कर सके, और कुछ चीज़ें अगर सुनाई ना दे तो एज्यूम कर सके कि आप क्या बोल रहे हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। और भी चीज़ें हैं कि उनका जो जैसा कि मैंने बता ही दिया कि हीयरिंग एड उनको प्रोवाइड किया जा सकता है अगर मतलब उनका ऑडियोलॉजी से टेस्ट करा करके।
तो इस तरह के कुछ सुझाव हैं कि आप बड़ों से या 70+ से अगर बात करें, अगर हीयरिंग एड नहीं भी है तो ये एज्यूम करें कि उनका थोड़ी तो वीकनेस होगी, हीयरिंग में प्रॉब्लम होगा, और उस तरह से आप उनके सामने पेश आएँ ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। Thank you, Dr. Sanjay. Right now, we have seen that Dr. Sanjay, he has explained beautifully about the how to take precautions and what precaution to be taken by the persons with the disability, persons older age people with certain difficulties like disability, like visual and hearing impairment, and he has explained it further by showing certain charts. And now I will request Dr. Ratnesh Kumar. He has already started a geriatric rehabilitation center at NIOS Calcutta, and he is the person who is instrumental behind it. So I would like to ask some information how this such kind of idea he has got, and what is at present, what are the activities going on in that center. Could you please explain, sir? जी डॉक्टर सुबोध जी, जीरियाट्रिक रिहेबिलिटेशन या जीरियाट्रिक क्लिनिक हमारा अपना आइडिया नहीं है। ये एक वर्ल्ड ओवर एक अटेंशन है, एक एल्डरली लोगों के लिए केयर करने के लिए वर्ल्ड ओवर अटेंशन है। इवन हमारे देश में भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट सोशल डिफेंस के अंडर में पूरी सुविधाएं देती है, पूरी केयर करती है, और एक नेशनल पॉलिसी फॉर डिसेबल फॉर द एल्डरली पर्सनस 1999 में शुरू की गई थी, जिसके लिए कुछ टारगेट्स फिक्स किए गए थे और बहुत से डिपार्टमेंट्स उसमें लगे हुए हैं। एल्डरली लोग जो हैं, जो एजेड लोग हैं, एक कलेक्शन है, एक एक्सपीरियंस का कलेक्शन है, और एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, जिन्होंने देश के विकास में, परिवार के विकास में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। इसलिए ये एक उनका राइट है, उनका एम्पावरमेंट करने का, कोई ऐसा नहीं है। और सभी कहीं पे है, हमने अपने यहाँ ज़रूर कुछ ही जगह हैं जहाँ पे स्पेशल अटेंशन शुरू किया गया। हम लोगों में ने 3-4 साल पहले अपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप में एक रेगुलर बेसिस पे जीरियाट्रिक क्लिनिक शुरू की। वैसे तो जब भी जो क्लिनिक्स चलती हैं उसमें जो एल्डरली लोग होते हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं रहती हैं। यहाँ पर जो क्लिनिक शुरू की थी उसमें अलग से उनके लिए दिन फिक्स किए थे, उनको कहीं नहीं जाना पड़ता था, लोग वहाँ पे आते थे। जो हमारे बाकी डॉक्टर्स जो थेरेपी की चीज़ें थी वो वहीं पर आते थे, एक ही जगह पे उनका पूरा हम असेसमेंट करते हैं। उस दिन पर सब लोग देखते हैं, उनको बताते हैं। जो रूम जहाँ पे करते हैं वो एक प्रॉपर लाइट का है, प्रॉपर वे में है, प्रॉपर सपोर्ट्स हैं, बैठने के लिए प्रॉपर हाइट्स हैं। कुछ उनके लिए हमने चार्ट्स किए थे, कुछ टिप्स किए थे कि क्या उनको करना है, क्या दूसरे लोगों को करना था। हमारी जीरियाट्रिक क्लिनिक का उद्देश्य खाली उनको एल्डरली लोगों को सर्विस देने का नहीं था, क्योंकि हम लोग बहुत से और कोर्सेज रन करते हैं, उनके स्टूडेंट्स को भी एक्सपोजर देने के लिए था कि एल्डरली लोगों में किस तरह की समस्याएं होती हैं, ज़्यादा होती हैं, और उनको कैसे हैंडल किया जाए। जीरियाट्रिक क्लिनिक्स कुछ जगह पे और भी शुरू हुई हैं। जीरियाट्रिक मेडिसिन के नाम पे एक पूरा नया विषय डेवलप किया जा रहा है, और निकट भविष्य में ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं, शायद हो सकता है कि जैसे बाकी चीज़ों में एमडी मेडिसिन होती है, एमडी सर्जरी होती है, उस तरह से एमडी जीरियाट्रिक्स मेडिसिन भी शुरू हो जाए। तो जीरान्टोलॉजी करके एक अलग पूरा सब्जेक्ट डेवलप हो रहा है। डिसेबिलिटी सेक्टर में भी हम लोग इनके लिए विशेष तौर से करते हैं, जैसे इनको कहीं पे भी लाइन लगने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई भी 60+ में है तो उसको अलग से लाइन होगी, प्रायोरिटी बेसिस पे होगी। तो ये हमारी क्लिनिक्स में या रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में होता है। एड्स एंड अप्लायंसेस देने वगैरह में भी जैसे डिप की स्कीम है, बाकी के लिए है, इनके लिए भी है, लेकिन थोड़ी सी इनके लिए प्रायोरिटीज़ हैं। जो चीज़ें इनके रिहेबिलिटेशन के लिए आवश्यक होती हैं वो उनके टेलर मेड भी बनाई जाती हैं, उनको भी देने का होता है। तो हमारी जीरियाट्रिक क्लिनिक रेगुलर है, इवन यहाँ पे एम्स में भी हो रहा है। और भारत सरकार ने सोशल डिफेंस में एक हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस करके है, जहाँ पर 6 महीने का एक कोर्स प्राविधिक है जो चलाया जाता है, जिसमें कि एल्डरली लोगों को कैसे उनकी देखभाल की जाए, कैसे उनकी समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। इस पे जो केयर गिवर्स हैं, जो उनकी देखभाल करने वाले लोग हैं, उनके लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम्स है। इस तरह का कोर्स हम समझते इग्नू भी चला रहा है और लोग भी शुरू कर रहे हैं, और प्रयास हो रहा है कि ज़्यादा लोग इसमें ट्रेंड होकर के इनकी समस्याओं को समझें और उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएं। सर, आपने जैसा कि बताया जो इस प्रकार के जो रिहैब सेंटर खासकर
जेरियाटिक रिहैब सेंटर जो आपने इस्टेब्लिश किया NIOS कलकत्ता में, सर ये कितने साल पहले किया सर आपने? हमारे यहाँ जेरियाट्रिक क्लिनिक से पिछले 4 सालों से चल रही है। अभी उसको और विस्तार करने का भी हम लोग कर रहे हैं। और लेकिन सर पिछले 4 साल से हम जेरियाट्रिक क्लिनिक चलाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्थोपेडिक सर्जन APMR के अतिरिक्त और भी वैसे कौन से प्रोफेशनल्स हैं जो आपके इस क्लिनिक में ओल्ड एज के साथ काम करते हैं सर? हमने आपको बताया कि जीरियाट्रिक्स जो एल्डरली होते हैं उसमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है या ऐसी डिसेबिलिटी नहीं है जो आप 60 साल के हुए और ये डिसेबिलिटी हो गई, ऐसा नहीं है। जो डिसेबिलिटीज दूसरों में होती हैं या जो बीमारियां दूसरे में होती हैं वो सभी होती हैं, लेकिन चूँकि एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेज हो जाते हैं उसकी वजह से उनको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का अटेंशन देने की आवश्यकता होती है और सभी चीज़ों को टोटलिटी में लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए आर्थोपेडिक सर्जन वहाँ पे होते हैं, PMR स्पेशलिस्ट होते हैं, वहाँ पे चेस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं हमारे यहाँ। आवश्यकता पड़ने पर कार्डियोलॉजी के स्पेशलिस्ट को हम लोग की सेवाएं लेते हैं, मेडिसिन के स्पेशलिस्ट की सेवाएं लेते हैं, और हमारे सभी जो थेरेपी के हैं, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक, ये सभी लोग रहते हैं। उनकी ऑडियोमेट्री टेस्ट करने के लिए रहता है, आँख की जांच के लिए रहता है। तो बेसिकली जब भी जो कॉमन सिस्टम्स हैं जो अफेक्ट होते हैं एजिंग के साथ में, उन सभी को एड्रेस करने का वहाँ पे प्रावधान होता है। तो So सर this is a teamwork in fact, and where all the specialists who are understanding the problems, common problems in the aged, and they should attend it, and who should have enough patience to listen them, to address them, to deal them. सर जैसा कि बताया कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस के चलते इस प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं सर, तो कभी कभी ऐसा होता है जो ओल्ड एज में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ओल्ड एज में, तो हो सकता है ये चेंजेस फर्दर लीड टू द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सर। इसके लिए कुछ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या कुछ ऐसे एक्सपर्टाइज क्या आपके एक्सपर्ट्स हैं सर? जी हाँ डॉक्टर सुबोध जी, हमने मेंशन नहीं किया, काउंसलर का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब हम बात करते हैं, जब कभी भी रिहेबिलिटेशन की, तो काउंसलर ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड हो जाता है, इसलिए उन्होंने मेंशन नहीं किया। हम आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 11% जो पॉपुलेशन डिसेबल है उसमें मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम्स होती हैं, और मेंटल डिप्रेशन बड़ी कॉमन चीज़ है। इवन द सुसाइड के रेट्स हैं वो एल्डरली में काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी पॉपुलेशन। तो ये एक तरह का जो मेंटल स्ट्रेस है, जो सोसाइटल चेंजेज हैं, जो इकोनॉमिक चेंजेज हैं, हमारे यहाँ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी बड़ा मेजर फैक्टर है इन चीज़ों के लिए। तो डिप्रेशन बड़ी कॉमन चीज़ है, काउंसलर का होना बहुत ज़रूरी है। इवन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट की भी आवश्यकता होती है, वो भी काफ़ी कॉमन है। हम एक चीज़ और यहाँ बताना चाहेंगे कि लगभग डिसेबिलिटी की जब बात आती है तो लगभग हर चौथे एल्डरली पर्सन में कुछ डिसेबिलिटी होती है। यूँ कहें कि 25% डिसेबिलिटी एल्डरली में, हर चौथा जो एल्डरली आदमी है उसमें कोई ना कोई तरह की डिसेबिलिटी होती है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट विषय है। सर जैसा कि अभी आपने बताया NIST के बारे में चर्चा किया सर, जो कोर्स वो चला रहे हैं 6 मंथ्स का, क्या खासकर ओल्ड एज के रिहैबिलिटेशन और उनके वेलफेयर पर ही फोकस है या हाँ। जी कुछ बताना चाहेंगे सर? जी हाँ, ये कोर्स तो 6 महीने का है, एक सर्टिफिकेट कोर्स है जी सर। और ये केयर गिवर्स के लिए है, जो ओल्ड एज के लिए लोगों के लिए है। बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट कोर्स है, क्योंकि आजकल ओल्ड एज होम होते हैं जहाँ पे एक जगह पे लोग रहते हैं, तो उन लोगों के लिए केयर गिवर्स के लिए बहुत अच्छा कोर्स है। और कुछ लोगों ने शुरू किया है, काफ़ी लोग और भी नए आ रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार भी ग्रांट इन एड देती है ओल्ड एज होम रन करने के लिए। वहाँ पे जो केयर गिवर्स हैं वो अगर इस तरह का कोर्स किए हुए होते हैं तो ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। राइट सर। एक चीज़ हम यहाँ पे और बताना चाहेंगे, जैसे हम लोगों ने अभी एक प्लान कर रहे थे कि एक रिहेबिलिटेशन नर्सिंग एक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एल्डरली लोगों की नर्सिंग केयर भी अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो रिहेबिलिटेशन नर्सिंग के अंतर्गत भी एल्डरली लोगों की केयर के बारे में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। सर कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे वैसे जहाँ पे ओल्ड एज होम चलते हैं गवर्नमेंट की या कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रन किए जाते हैं, क्या उनके यहाँ भी इस प्रकार के जेरियाट्रिक रिहैब सेंटर्स होने चाहिए सर या क्लिनिक होने चाहिए? बेसिकली जो ओल्ड एज होम हैं सर वो एक तरह के जेरियाट्रिक केयर सेंटर्स ही हैं।
होम का मतलब जहाँ सिर्फ पे ये नहीं है कि कोई ऑर्फन टाइप का हो। जी होम, ओल्ड एज होम में ये सभी सुविधाएं, सभी चीज़ें होती हैं। उनकी मेडिकल केयर के लिए होता है, उनके एंटरटेनमेंट के लिए होता है, उनके हिसाब से पूरा सेंटर डेवलप होता है और बैरियर फ्री फीचर्स उसमें होते हैं। तो ओल्ड एज होम में सभी कुछ है। हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, जो एजिंग के साथ में या फिजियोलॉजिकल चेंज के होते हैं, एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं, तो सभी को समझने की आवश्यकता है। लिमिटेशंस जो जीरियाट्रिक्स पॉपुलेशन है, दे शुड आल्सो अंडरस्टैंड, और जो सोसाइटी है, जो केयर गिवर्स हैं, फैमिली के लोग हैं, उनको भी समझने की आवश्यकता है और उसी हिसाब से उनकी अवस्था के हिसाब से काम करने की ज़रूरत होती है। आजकल जो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की बात करते हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है कि हमको एक यूनिवर्सल डिज़ाइन की आवश्यकता होती है। पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ओल्ड एज की बढ़ रही है, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो रही हैं, हमारा सोशियो कल्चरल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। इसलिए हम बहुत इम्पॉर्टेंट दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ पर हमें इन ओल्ड एजेड लोगों को, जो जीरियाट्रिक लोगों को हैं, एल्डरली लोगों को हैं, इस ह्यूमन रिसोर्स को कैसे एक्टिवली यूटिलाइज किया जाए नेशन डेवलपमेंट में, समाज डेवलपमेंट में और उनके अपने डेवलपमेंट में, उनको एम्पावर करके, उनको डिग्निटी दे करके। हम समझते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है Aspect है। समझने का, सोचने का। सर, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपने दिया और ख़ासकर आपने बताया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप कोलकाता में जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं ओल्ड एज पीपल को या एल्डरली पीपल को, लेकिन खासकर सर ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इस प्रकार के मीन्स ओल्ड एज पीपल बहुत अधिक होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी केयर के बारे में कुछ खास सुविधाएं नहीं होती है। तो क्या बताना चाहेंगे वो इस प्रकार के कुछ प्रॉब्लम होने पर वो कहाँ जाए और किन किन के पास रेफ़र किया जाए सर? एक जी कम्युनिटी अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? जी डॉक्टर सुबोध जी, जो इनको सुविधाएं भारत सरकार या राज्य सरकार से मिल रही हैं, एक तो वो हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे करने के लिए। हम यूँ कहें कि हमारे देश का जो सोशियो कल्चर पैटर्न है, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वो अब तक के एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रहा है और ये समस्या नहीं आने पाई है। लेकिन चूँकि अब समय बदल रहा है, अब न्यूक्लियर फैमिली जा रही हैं, इसलिए आने वाले समय में एक बड़ी समस्या हो सकती है। सबसे पहले तो हमें एक सामाजिक जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर की तरफ भी डेवलप करना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस करना चाहिए और जो विभिन्न फैसिलिटीज एल्डरलीज के लिए हैं, दी जा रही हैं, उनको इस बारे में भी अवेयरनेस करना चाहिए। जो फैसिलिटी दी जा रही हैं हम आपको स्लाइड में जी, दिखाते अगर हैं। पास स्लाइड है थोड़ा दिखाएं। संजय, कुड यू प्लीज शो हाँ, इसमें दिखा जरा। स्लाइड्स? यस। ये जो देखिए, जो Additional- फैसिलिटी दूसरे लोगों को मिलती हैं वो तो इनको हैं ही, उसके साथ में सरकार ने बहुत सी सुविधाएं दे रखा है। कुछ सालों में अच्छी चीज़ें की हैं, जैसे इनके लिए रेलवे कंसेशन है। जब ये रेल में ट्रैवल करते हैं तो 30% इनका टिकट कम लगता है। इनके लिए जो रेल में अगर जाना चाहें तो इनको बर्थ प्रायोरिटी बेसिस पे नीचे की बर्थ दी जाती है। जो इन लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए सीट्स रिजर्व हैं। इवन बस वगैरह में आप देखिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए या कुछ कुछ राज्य सरकारों में ये भी करते हैं कि साहब जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके लिए अलग से सीट्स करते हैं। रेल में अगर जाएं तो विकलांग व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति या सीनियर सिटीजन के नाम पे अलग क्यू का प्रोविज़न होता है। इवन हॉस्पिटल्स में इनके लिए अलग क्यू का प्रोविज़न होता है। सरकार ने इनकम टैक्स के बारे में इनको, जहां दूसरों को 1 लाख तक के रियायत है इनकम टैक्स की, वहाँ इनको 1.85 लाख की रियायत है। एक बड़ी चीज़ है। एक 65 ईयर्स के बाद में टैक्स रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं होती अगर कोई बिजनेस में नहीं है। एयर के ट्रेवल में इवन अगर आप हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं तो उसमें कंसेशंस हैं, उनकी अलग एज ज़रूर की गई है। इधर आप लोग ने देखा होगा कि जो बैंक में इंटरेस्ट होता है, अगर सीनियर सिटीजन के नाम पे अकाउंट है तो उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ रिटायरमेंट के बाद में सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। ये कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो हम समझते हैं कि जन साधारण में, इन कम्युनिटी में इनको ज़्यादा अवेयर किया जाए, ज़्यादा बताया जाए। ये भी थोड़ा बहुत हेल्प करेंगी जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर डेवलप करने में और सीनियर सिटीजन्स को एम्पावर करने में। इसके अलावा और भी बहुत फैसिलिटीज़ हैं जो दिखाएं जरा संजय, दूसरी स्लाइड दिखाएं संजय। जैसे भारत सरकार, जैसे नेशनल पॉलिसी फॉर एजेड जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की थी, हमने दिखाया था। इसमें क्या किया गया, 2000 से 2005 के लिए कुछ टारगेट फिक्स किए गए थे और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ ने
अपने अपने हिसाब से उनको सुविधाएं दी थी। जैसे टेली कम्युनिकेशन में उन्होंने कहा कि फ़ोन प्रायोरिटी बेसिस पे दी जाएगी, हेल्थ में कोई क्यू की आवश्यकता नहीं होगी। इवन जुडिशरी में कहा गया कि जो ऐसे केसेज हैं जो एल्डरली लोगों से रिलेटेड हैं उनको जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। रूरल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे ओल्ड एज पेंशन देने का प्रावधान किया गया। ओल्ड एज पेंशन दी जा रही है विभिन्न राज्यों में, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है लेकिन राज्य सरकार के माध्यम से दी जाती है। ओल्ड एज जो आपने पहले कहा था कि गांव में जो लोग रहते हैं उनके लिए क्या किया जाए, तो एक ओल्ड एज पेंशन की सुविधा है जो अवेल कर सकते हैं। दूसरा, नेशनल इनिशिएटिव्स फॉर द केयरिंग एल्डरली किया गया, जो हमने आपको कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस है जो इसी के लिए सिर्फ है। दूसरा, इग्नू है, दोनों लोग मिलकर के प्रोग्राम्स रन करते हैं। फिर नेशनल पॉलिसी है जिसमें इनकी सोशल एंड इनकम सिक्योरिटीज़ की है। एक आधार करके एक है जो लगभग 600-700 डिस्ट्रिक्ट में है, ब्लॉक लेवल पे सुविधा है इनको केयर करने के लिए है। दूसरी चीज़, एक ग्रांट इन एड देती है भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ओल्ड एज होम रन करने के लिए, मेडिकल केयर रन करने के लिए। इसी तरह से रेल एटेल बताया हमने आपको, और बैंक में जो इंटरेस्ट है ज़्यादा मिलता है। और जो एडीप स्कीम है जिसमें एड अप्लायंसेज डिसेबल को मिलती हैं, उसमें भी डिसेबल ओल्ड एज की जो भी आवश्यकता होती है वो दी जाती है, कवर की जाती है। इसी तरह से बहुत सी सुविधाएं राज्य और भारत सरकार ओल्ड एज के लिए दे रही है, उनको एम्पावर करने के लिए और डिग्निटी से रहने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि अभी हमने देखा, जो अभी हमें वार्ता हुई और जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हमें, खासकर दर्शकों को जो जानकारी दी ओल्ड एज से के जो डिसेबिलिटी है या प्रॉब्लम्स होते हैं ओल्ड एज में, इनके बारे में, खासकर ओल्ड एज क्या है, इनके टर्मिनोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाता है और इसकी क्या सिनारियो है इंडिया में, पॉपुलेशन क्या है, इसके बारे में क्या क्या डिसेबिलिटी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आर्थराइटिस एक मेजर प्रॉब्लम जो कि ओल्ड एज में भी पाए जाते हैं, उससे क्या क्या फर्दर प्रॉब्लम हो सकते हैं, उन्होंने इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। और साथ में गवर्नमेंट की और कम्युनिटी की जो भी स्कीम्स है, गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें है, जो फैसिलिटीज, इनके बारे में भी हमें जानकारी दी। आप अपना डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। हम दर्शकों से ये बताना चाहेंगे, आप इस संदर्भ में अगर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, B22 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली 16। हमारा ईमेल आईडी है rehabstd@ndc.vsnl.net.in। आप और अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर रत्नेश कुमार, डायरेक्टर NIOH कोलकाता को भी संपर्क कर सकते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसके लिए हमें आपका सुझाव चाहिए जिससे कि इस कार्यक्रम को अधिक बेहतर बनाया जा सके। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम डिसेबिलिटी से संबंधित नेक्स्ट जो प्रोग्राम हमारा है नेक्स्ट वेडनेसडे को ठीक इसी समय है। प्रोग्राम का जो टॉपिक है ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशंस, और इस विषय पर फिर हम अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त आपसे चर्चा करेंगे और हमारे साथ दूसरे एक्सपर्ट्स होंगे। आप इस कार्यक्रम में भाग लिया, सर आपने भाग लिया, इसके लिए आपको धन्यवाद और आप सबों को भी धन्यवाद।